दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल गहमा गहमी के बीच में प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन की चर्चाएं चल रही हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने भी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट मेरी ओपिनियन है, लेकिन कुछ दोस्तों को इस बात को अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने अपनी नाराज़गी शो की थी। ठीक है, मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं किसी और के राय पे अपना थोप नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ। जो लोग प्राइवेटाइजेशन के फेवर में बात करते हैं, क्या 3 मुद्दे ऐसे आते हैं। पहला तो इफ़िशियंसी, यानी कि प्राइवेट बैंक्स आर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल। दूसरा, बैड लोन्स आर स्टेट ओन बैंक में ज़्यादा होते हैं और हमारे प्राइवेट बैंक में कम है। और तीसरी मुद्दा है कि गवर्नमेंट वांट्स टू रेज द फंड्स, उन्हें पैसा चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है, जो वो बैंक को प्राइवेटाइज करके पैसा लेना चाहते, इकट्ठा करना चाहते हैं। हम इन 3 मुद्दों पर अगर बारी बारी से बात करें, उसके बाद आप अपना राय रखिए कि आपके हितकर कौन है। इफिशिएंट, प्राइवेट बैंक्स आर मोर इफिशिएंट, ऐसा कहा जाता है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, या एचडीएफसी, 2 ही बैंक ऐसे हैं। आपको याद होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर जी को सैक किया गया। क्यों? इसलिए कि 3250 करोड़ रुपए का लोन अपने परिवार के थ्रू देयर फैमिली मेंबर्स उन्होंने वीडियोकॉन को दिया था और वो अकाउंट्स एनपीए हो गए। इफिशिएंसी की बात हम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट में बड़ा बैंक, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, मीडिया में, चारों तरफ कि एचडीएफसी बैंक के जो ऑटो सेक्टर लोन में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और ये धीरे धीरे बैंक अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आरबीआई इज डिमांडिंग इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मांग रहा है, लेकिन अभी एचडीएफसी बैंक ने नहीं दिया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके जो ऑटो सेक्टर्स के लोन दिए गए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। इफिशिएंसी की बात हम करते हैं। नंबर 3, यस बैंक। यस बैंक के चेयरमैन मिस्टर राणा कपूर ने डीएचएफएल के लोन में कितना बड़ा घोटाला किया, ये आप भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई बातें हैं, लेकिन मैं इन 3 मुद्दे रखता हूँ, तो इससे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि प्राइवेट बैंक की इफिशिएंसी क्या है। दूसरा पॉइंट इसी का है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अगर आप सोशल बैंकिंग का नहीं करते हैं, अगर आप क्लास बैंकिंग करते हैं, जैसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में जहां मिनिमम बैलेंस रखने की होता है 10,000 या 50,000। नंबर 1, हर चीज़ पे चार्जेस लगते हैं। नंबर 2, एक्यूबी, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। अगर इन बैंकों में आप एवरेज क्वार्टरली बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर 750 रुपये से 1000 रुपये या ऊपर भी चार्ज लगते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाइए, आपको चार्ज लगते हैं। आप किसी भी प्रकार के कोई भी एडिशनल वर्क आप कराएंगे तो आपको चार्जेस लगते हैं। रहा नेशनलाइज बैंक की बात, जो सोशल बैंकिंग कर रहे हैं, 0 बैलेंस पे आपके खाते खोलते हैं और मेंटेन करते हैं, राइट। इसके अलावा चार्जेस, हमारे यहाँ मिनिमम बैलेंस से चार्जेस 20 रुपये 50 रुपये कटते हैं। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप मिनिमम बैलेंस के अकाउंट खोलते हैं तो उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कोई चार्जेस लगेंगे। और इसके अलावा जो चार्जेस लगते भी हैं, सपोज कर लीजिए, वो बहुत मॉडरेट होते हैं। आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अपने अन्य सुविधाओं के लिए, किड्स के लिए इतने हैवी चार्जेस कभी नहीं लगते हैं जो प्राइवेट बैंक्स लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी में असर होगा। चलिए दूसरी बात हम बैड लोन्स की करते हैं। स्टेट ओन बैंक हैज large number of the bad loans, but who is the responsible? The chairman of bank, employee of the bank, officer of the bank? No.
ओनली गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस फैक्ट्स। वाई? सन 2008 से लेकर 2014 तक लोन बांटने के लिए प्राइवेट कॉरपोरेट्स को, प्राइवेट सेक्टर्स को लोन बांटने के लिए इंफ्रा, कोल, माइंस, पावर, इन सबको लोन बांटने के लिए बैंकों, स्टेट बैंकों, ओन बैंकों पर हेवी प्रेशर थे कि आप इनको लोन दीजिए, इनको सर्वाइवल के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, कोल माइंस के लिए, और इनको बैंकों ने खूब लोन दिया और वो लोन वापस नहीं आए। और जब वो लोन वापस नहीं आए तो क्या हुआ? तो वापस न आने के कारण से वो बैड हो गए, एनपीए होने लगे, बैड लोन्स होने लगे। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? अगर मेरा मालिक कहता है कि पैसा बांटो तो हमें तो बांटना ही पड़ेगा ना भाई। और ये सब सारे देश हित पे काम हुए। अब आप समस्या का समाधान क्या है? बैड लोन्स। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बातें हैं, गवर्नमेंट फंड्स रेज करना चाहती है तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ओनली सॉल्यूशन टू रिजॉल्व दिस मैटर। पैसा इकट्ठा करने के लिए बैंक का प्राइवेटाइजेशन ही एक समस्या का समाधान नहीं है। इसके बहुत ही उपाय हैं, कई उपाय हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा कर सकती है। चलिए हम बैड लोन्स के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम पहला विलफुल डिफॉल्टर से लोन रिकवरी के लिए क्विक एक्शन करें। 68,000 करोड़ रुपए हमारे विलफुल डिफॉल्टर्स में फंसे हुए थे, जो मार्च 19 के रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया था, जिसमें बड़े लोन्स पे थे, जिसमें उन्हें छोड़, इसके अलावा 68,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब यह हुआ उनके पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, बट वो पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारी जो प्रक्रिया है थोड़ी लंबी है, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करके इन्हें जेल में बंद करिए, इनसे सारे पैसे रिकवर करिए। नंबर 2, आप एसेट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाइए, एएमसी। 2 तरह की, एक कॉरपोरेट्स के लिए, एक नॉन कॉरपोरेट्स के लिए। वो एसेस करें और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन बैड लोन्स को रिकवर करने की पूरी प्रक्रियाएं पूरी करें, जिससे डूबा हुआ पैसा बैंक आ सके। क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी, इंडियन बैंक्रप्सी कोड, जो आपने लागू किया है, जो आपने नियम बनाए हैं, इनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। 6 महीने का केस साल भर, 1.5 साल चल रहा है। डीआरटी में 6 महीने का केस 5 साल चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। जब तक ये सारी प्रक्रियाएं बंद नहीं होंगी, इस तरह से चलते रहेंगे तो बैड लोन्स बढ़ते रहेंगे, रिकवरी नहीं हो जाएगी। लेकिन ये करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मा सरकार को है, जो बैंक को एम्पावर करे। अगर ये सब चीज़ें उत्पन्न की जाए तो शायद बैड लोन्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तीसरी बात है बैंक्स फंड रेज करने की। तो फंड रेज करने के लिए फिस्कल डिफिसिट एक उपाय। दूसरा, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उन पर बिल टैक्स, बड़े टैक्स लगाए जाएं। तीसरा, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो अपना स्टेक कम करे, पैसा इकट्ठा करे, लेकिन अपने प्राइवेटाइजेशन का ना करके बल्कि स्टेक ऐसा कम करे जो कि उसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहे। मैं समझता हूँ कि ये बातें तर्क वितर्क की थी। डिसाइड आप करिए कि राष्ट्रीयकरण अच्छा है अथवा नहीं अच्छा है, निजीकरण अच्छा है अथवा नहीं अच्छा है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।